हेलो स्टूडेंट्स, ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के सिलेबस डिवाइडेशन के बारे में बताइए। ध्यानपूर्वक देखें और अवलोकन करें कि कौन सी प्रश्नावली में से कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आते हैं, और उसी प्रकार से अपनी तैयारी करें। देखिए, हमारे मैथ सब्जेक्ट को 9 इकाइयों में विभाजित किया गया है। कितनी इकाइयों में किया गया है? 9 इकाइयों में, जिनमें से फर्स्ट है वैदिक गणित। फर्स्ट जो इकाई है वो है वैदिक गणित, और वैदिक गणित जो अंक बार है वो 4 नंबर। इसी प्रकार दूसरी जो इकाई है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का अंक बार है वो है 3। इसी प्रकार तीसरी जो इकाई है वो है बहुपद। बहुपद, अब बहुपद को भी कई खंडों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जो खंड है वो है बहुपद। दूसरा जो खंड है वो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकरण ये 11 नंबर का है। तीनों प्रश्नावली है, तीनों दो ही है, और तीसरी जो प्रश्नावली है वो है समांतर श्रेणी। इसको भी बहुपद में माना जाता है। ये तीनों जो खंड है वो 11 नंबर। इसी प्रकार जो चौथा इकाई है वो है त्रिकोणमिति। चौथी इकाई में त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति को भी 3 खंडों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 त्रिकोणमितीय अनुपात। नंबर 2 में त्रिकोणमितीय असमीकरण या सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। और तीसरा जो खंड है इसमें वो है ऊंचाई और दूरी। इनको भी, इन तीनों जो खंड है उनको कुल मिलाकर ये तीनों भी 11 नंबर के हैं। इनका भी अंक बाहर कितना है? 11। इसी प्रकार पांचवी जो इकाई है वो है ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति। ज्यामिति को भी खंडों में विभाजित किया गया है। पहला जो खंड है उसमें है बिंदु एवं संगामी रेखाएं। बिंदु और संगामी रेखा। इसी प्रकार दूसरा जो खंड है
इसमें वो है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज। और तीसरा जो खंड है इसमें वो है वृत्त। तीसरा खंड क्या है? वृत्त। इसी प्रकार चौथा खंड और है इसमें, जिसमें इसको विभाजित किया गया है प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति से मतलब है रचनाएं जिसमें ली जाती हैं, रचनाएं जिसमें की जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति। एक खंड है छठा, वो है निर्देशांक ज्यामिति। और ये जो है ये 20 अंक बाहर की है, चारों जो इकाइयां कितने अंक बाहर की है? 20। इसी प्रकार एक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें एक ही खंड है और वो कितने अंक बाहर का है? 6। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, वो कितने नंबर का आता है? 6। इसी प्रकार अगला जो हमारा खंड है सातवां, वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब होता है क्षेत्रफल और आयतनों से संबंधित। क्षेत्रमिति के भी 2 भाग हैं और उसमें पहला भाग है समतलीय आकृतियों का क्षेत्र। समतलीय आकृतियों का क्षेत्र। समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल में त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, समलंब चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ये सभी समतलीय आकृति होती है। ये सभी का क्षेत्रफल याद किया जाता। दूसरा है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयत। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ठोस वस्तुओं का निकाला जाता है, जैसे गोला है, घनाभ है, घन है, शंकु है, बेलन है। इस प्रकार जो ठोस वस्तुएं होती हैं, जो त्रिविमीय आकृति की होती हैं, जिनकी 3 दिशाएं होती हैं, उनका आयतन याद किया जाता है, जिनमें आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसी प्रकार 8वीं जो इकाई है उसमें हमारे पास आती है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सांख्यिकी एवं प्रायिकता। क्षेत्रमिति को भी 10 नंबर में विभाजित किया गया है। इनका अंक भाग कितना है दोनों का? 10। इसी प्रकार इसमें भी 2 खंड है सांख्यिकी में। सांख्यिकी और प्रायिकता के भी 2 खंड किए गए हैं। फर्स्ट है सांख्यिकी और सेकंड है प्रायिकता। फर्स्ट जो खंड है वह सांख्यिकी और सेकंड जो खंड है वो है प्रायिकता। इनका अंक भार भी 10 है। इनका अंक भार कितना है? 10, जिसमें सांख्यिकी का अंक भार 6 है और प्रायिकता का अंक भार कितना है? 4।
इसी प्रकार लास्ट जो खंड है, जो इकाई है लास्ट, वो है सड़क सुरक्षा। क्या है? सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा भी कितने नंबर की है? 4। कितने नंबर की है? 4। इसी प्रकार हमारे जो लिखित परीक्षा होती है वो कुल अंक भार कितना होता है? कुल अंक भार होता है लिखित परीक्षा का कितना? 80 और प्लस 20 हमारा क्या जाता है? 70 और टोटल जो मिला के कितना हो जाता है? 100। इस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रत्येक प्रश्नावली में से दिए हुए अंक भार के अनुसार हमारे क्वेश्चन आते हैं। जो लिखित परीक्षा होती है वो 80 अंक की होती है और जो 17 अंक यहाँ से भेजे जाते हैं वो कितने अंक के होते हैं? 20 अंक के। और कुल टोटल कितने अंक के हो जाते हैं? 100। इस प्रकार हमने सिलेबस डिवाइडेशन किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में जो पेपर होता है उसमें उसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनको इसी प्रकार। अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इकाई जिसको हमने अभी अंक भार के रूप में व्यक्त किया, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो 11 नंबर अंक भार की है। तो जो प्रश्नावली है वो है 6। और प्रश्नावली का जो नाम है क्या है? त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोण। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात है त्रिकोण। और त्रिकोण का मतलब हम समझते हैं क्या होता है? त्रिकोण का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण होते हैं, क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती। तो त्रिकोण किस पर आधारित होती है? त्रिकोणमिति हमेशा लागू होती है किस पर? त्रिभुज। अब त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं लेकिन हमेशा जो त्रिकोणमिति होती है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। कौन से त्रिभुज पर लागू होती है? समकोण। कौन से त्रिभुज पर? समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90। उसे क्या कहते हैं? समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज की इस प्रकार होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री। मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं के नाम भी अलग अलग हैं और तीनों भुजाओं के नाम किस प्रकार से हैं? 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण। उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और थीटा के साथ जिस कोण को 90 डिग्री के अलावा
थीटा के साथ जिस कोण को उपयोग में लेते हैं, मान लीजिए हम सी कोण को उपयोग में लेते हैं, जिसको हमने क्या मान लिया, थीटा। तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब। शेष बची हुई भुजा क्या होती है, क्या होती है, कर्ण को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, लंब को हम L से और आधार को हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार त्रिभुज की तीनों भुजाएं डिवाइडेशन की गई हैं। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, शेष बची हुई भुजा क्या होती है, आधार। इसी प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा के डिग्री और रेडियन के रूप में मान दिए गए हैं। एक सारणी बताई गई है जो 90 डिग्री तक है, तुम्हारे सिलेबस में उसको बनाना सीखो। थीटा होते हैं वो 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6। क्रम से उन्हें लिखें तो पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है क्या, कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक। ये तो हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय, ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। और ऊपर जो दे रखा है हमें कोण, होता है डिग्री या रेडियन। इस प्रकार हम इनका मान निकाल सकते हैं। कितने कितने डिग्री का निकालेंगे, सबसे पहले हम 30 डिग्री का मान निकालेंगे, 0 डिग्री का, इसके बाद 30 डिग्री का, इसके बाद 60 डिग्री, 45 डिग्री का, इसके बाद 60 डिग्री का और अंत में कितने डिग्री का, वैसे इससे आगे भी निकाले जा सकते हैं। जीरो, 30, 45, 60 और 90 इनका मान निकालेंगे। इनका मान निकालने का एक सीधा सा तरीका है कि सबसे पहले सर्वप्रथम हम 0 से और 4 तक गिनती लिख सकते हैं। कहां तक लिख सकते हैं, 0 से 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सर्वप्रथम क्या करेंगे, 0 से और 4 तक गिनती लिखेंगे। प्रत्येक में 4 से भाग देते हैं। प्रत्येक संख्या में 4 से क्या दे देंगे, भाग देंगे। भाग देने पर जो संख्या बचती है, 0 में 4 से भाग देंगे क्या आएगा, 0। 1 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसमें देंगे तो 2 एकम 2 और 2 2 4। कितनी बार करता है, 1/1 भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो 3/4।
4 में 4 से भाग देंगे क्या आएगा? भाग देने के पश्चात जो संख्या हमें प्राप्त होती है उनका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वर्गमूल। तो सभी का वर्गमूल निकालना है। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 का वर्गमूल क्या होता है? 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 1 का वर्गमूल 1, 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है इसलिए अंडर रूट में लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? 1/√2। इसी प्रकार 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है इसलिए क्या हो जाएगा? अंडर√3। 4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल क्या होता है? इस प्रकार जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वो sin थीटा के मान है। किसके मान हुए? sin। लिख सकते हैं सबसे पहले आया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और इस प्रकार हमने किसके मान प्राप्त कर लिए? sin थीटा। इसी प्रकार यदि हम cos थीटा का मान निकालें तो जो मान हमने sin के निकाले, जो मान हमने sin के निकाले उनको पीछे से लिखना शुरू कर दें तो हमारे पास किसके मान आ जाएंगे? cos थीटा। देखिए इधर से लिखेंगे तो सबसे पहले क्या है? a। तो क्या आ जाएगा? a। इसके बाद अगली संख्या लिखेंगे क्या आएगा? √3 और बटे में अगली संख्या लिखेंगे 1/√2। अगली संख्या लिखेंगे 1/2 और फिर अगली संख्या लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इस प्रकार हमें किसका मान प्राप्त हो गया? cos थीटा। इस प्रकार हमें किसका मान प्राप्त हो गया? cos थीटा। sin का मान प्राप्त होने के बाद cos का मान जैसे हमें निकालना पड़े तो हम उनको पीछे से लिख देते हैं। आगे बात समझ में? इसी प्रकार यदि हम tan थीटा का मान निकालें तो tan थीटा का मान निकालने के लिए sin थीटा के जो मान हैं उनमें cos थीटा के मान का क्या दे देते हैं? भाग देते हैं। sin थीटा के जो मान हमें प्राप्त हुए हैं उनमें cos थीटा के जो मान हमारे पास हैं उनका क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो भाग देंगे 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा? 0। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो लघुत्तम से लघुत्तम वाली संख्या कट जाएगी, ऊपर बच जाएगा a और नीचे क्या बच जाएगा? √3। लघुत्तम से लघुत्तम वाली संख्या क्या हो गई? कट गए तो ऊपर बच गया a और नीचे बच गए क्या? √3। इसी प्रकार 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? a। जब भी हम समान संख्याओं में भाग देते हैं तो क्या आता है? a। जिस प्रकार 5 का भाग 5 में दे तो क्या आता है? a। उसी प्रकार ये भी समान संख्या है, भाग देंगे तो क्या आएगा? a का आएगा। इसी प्रकार इसमें भाग देंगे तो लघुत्तम से लघुत्तम वाली संख्या कट जाएगी, ऊपर बच जाएगा √3 और नीचे बच जाएगा क्या? a। इसको √3 में लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार 1 में हम किसका भाग देंगे? 0 और 1 में 0 का भाग हम दें तो क्या प्राप्त होता है? अनंत प्राप्त होता है, अपरिभाषित, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो 1 में 0 का भाग दिया क्या आ गया? अनंत। इसी प्रकार tan का मान हमारे पास प्राप्त हो गया, किसका निकालना है? कोट का। और कोट का मान निकालेंगे तो फिर जैसे हमने cos का निकालने के लिए sin को उल्टे से लिखा था, इसी प्रकार कोट का निकालने के लिए किसका उल्टा से लिखेंगे? tan। तो क्या लिखेंगे? अनंत। फिर क्या आएगा? √3, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 1/√3 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। इस प्रकार हमें किसका मान प्राप्त हो गया? कोट थीटा। आगे हम बढ़ते हैं तो हमें मान किसका निकालना होगा? sec थीटा। किसका निकालना होगा? sec थीटा।
और sec थीटा का मान निकालने के लिए हम cos के जो मान है उनको परिवर्तित कर देते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में कर देते हैं, मतलब संख्या पलट देते हैं, अंश को हर में लिख देते हैं और हर को अंश में लिख देते हैं। जैसे cos को उल्टा करना है तो 1 का उल्टा करेंगे क्या आएगा 1। इसी प्रकार √3/2 का उल्टा करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चल जाएगी और ऊपर वाली संख्या कहां आ जाएगी नीचे आ जाएगी। तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 कहां आ जाएगा नीचे। इसी प्रकार इसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 1। बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगली संख्या को उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 2 ऊपर गया 1 नीचे आया, 2 में 1 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 2 में 1 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि वही संख्या है। अब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करने के लिए 0 के नीचे हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, 0 के नीचे क्या मान लेते हैं 1। अब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा और 0 कहां जाएगा नीचे आ जाएगा। अब 1 में 0 का भाग देंगे और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत, क्या आएगा अनंत। इसी प्रकार अगला मान निकालेंगे, जैसे sin का पीछे से लिखा तो cos का मान आया, tan का पीछे से लिखा तो cot का मान आया। इसी प्रकार sec को भी पीछे से लिखेंगे तो किसका मान आ जाएगा cosec का। तो लास्ट में क्या हमारे पास अनंत। इसके बाद हमारे पास क्या है 2, इसके बाद हमारे पास क्या है √2, इसके बाद हमारे पास क्या है 2/√3 और इसके बाद हमारे पास क्या है 1। इस सारणी को बनाने के पश्चात हमें एक चीज, एक विशेष बात का पता चलता है, वो बात यह है कि साइन और कोस में 45 डिग्री का मान समान होता है, tan और कोट में 45 डिग्री का मान समान होता है और sec और cosec में भी 45 डिग्री का मान क्या होता है समान होता है। एक दूसरा तरीका और है हमारे पास, सारणी बनाने में हमें ज्यादा समय लगता है, परीक्षा में समय सीमित मिलता है, डायरेक्ट हमें मान प्राप्त करना हो तो इसका भी एक तरीका है जिससे हम डायरेक्ट मान प्राप्त कर सकते हैं। हमें इसके लिए एक सूत्र याद रखना पड़ता है और सूत्र ये होता है लाल बटे। इस सूत्र का उपयोग करके हम आसानी से जिसका मान हमें याद करना होता है वो निकाल सकते हैं। इसलिए देखिए थीटा वही 6 होते हैं, साइन इसके बाद होता है कौन सा कोस, इसके बाद tan, इसके बाद कोट, इसके बाद होता है sec थीटा और इसके बाद होता है cosec। इनके सूत्र हमें इनसे प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें इसमें 3 चीज होती हैं, कितनी चीज होती हैं 3। त्रिभुज में कितनी चीज होती हैं 3, लंब आधार और कर्ण। ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। हम कितने डिग्री का मान याद करते हैं हमेशा 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90। ये मान याद करते हैं। जब भी हम मान याद करें तो इस प्रकार का लिख लें 0, 1, 2, 3 और 4। उल्टा लिखें 4, 3, 2, 1 और 0। हमेशा किसी भी त्रिभुज में कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। आधार लंब में और लंब आधार में चेंज हो जाता है कब? जब थीटा बदलता है, लेकिन समकोण कभी भी चेंज नहीं होता है। और समकोण सबसे बड़ी
सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? समकोण। और सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 4। तो कर्ण में प्रत्येक संख्या क्या आ जाएगी? 4, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या आती है, चेंज भी नहीं होती है, तो सभी में समान आएगी 4 और 4। अब जिसका मान हमें याद करना है वो निकाल सकते हैं। जैसे हमें साइन का मान याद करना है। किसका मान याद करना है? साइन। डिग्री ले लीजिए। जैसे हमें कितने का मान याद करना है? साइन 30 का। किसका निकालना है? साइन 30 का। साइन का सूत्र देखो इसमें, लंब बटे साइन का ये सूत्र होता है। लेकिन कितने डिग्री का मान चाहिए? 30 का। 30 में से देखिए लंब कितना है? 1। कर्ण कितना है? 4। संख्या काटे तो काट ले, नहीं तो वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल, तो साइन 30 का मान क्या आ गया? 1/2। इसी प्रकार और मान हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें tan 45 का मान याद करना है। किसका याद करना है? tan 45 का। तो tan का सूत्र क्या होगा हमारे पास? लंब बटे आधा। क्या होगा? लंब बटे आधा। अब देखिए tan कितने डिग्री का मान याद करना है? 45। 45 में हम देखेंगे कि लंब कितना है और आधार कितना है। तो लंब कितना है इसमें? 2। और आधार कितना है? आधार 2। 2 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 1। √1 का वर्गमूल 1। इसी प्रकार आगे हम मान याद करें tan 60 डिग्री। तो tan का सूत्र वही होता है क्या? लंब बटे आधा। आप 60 डिग्री में देखेंगे लंब कितना है? 60 में लंब 3। आधार का मान क्या है 60 में? 1। 3 में 1 का भाग देंगे क्या आ जाएगा? 3। और 3 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 3 का वर्गमूल क्या होगा? √3। इस प्रकार हमें tan 60 डिग्री का मान क्या हो गया? क्या प्राप्त हो गया? √3। इस प्रकार हम कितने डिग्री का और कोसेक थीटा का मान प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी।